एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम आए हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के सेकंड वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। तो हमने देखा था कि कौन कौन सी एरियाज़ में है मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, क्या रीज़न था, क्या मेन रीज़न था रिवॉल्ट स्टार्ट होने का। तो आज हम कॉजेज़ पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स को क्या था कि अपने वॉर एक्सपेंसेस के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने यहाँ पर आके उन्होंने लैंड्स पर टैक्सेस लगाना स्टार्ट किए पीजेंट्स से। तो जो हैवी टैक्सेस थे ये पीजेंट्स पे नहीं कर पाते थे। काफ़ी हैवी टैक्सेस होने के कारण क्या था, जो पीजेंट्स थे वो मनी लेंडर्स से उधार लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करते थे, जबकि जो पीजेंट्स से उनसे उधार जो है वो पूरा नहीं कर पाते थे और जो मनी लेंडर्स हैं वो उनसे ज़मीन जो है वो छीन लेते थे। इस तरह से हम सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक काजेज़। इकोनॉमिक काजेज़ में पहला जो कॉज यहाँ पे लिखा गया है वो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स। तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे इन पे जो टैरिफ पॉलिसीज़ लगाई गई थी, जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो कम पैसों में बेचे जाते थे और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे वो ज़्यादा पैसों में ले जाते थे और उस पर टैक्सेस भी पे करना पड़ता था। और सेकंड जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़। जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको ख़त्म कर रहे थे, वो डिस्ट्रक्शन कर रहे थे उनकी। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी हैवी टैक्सेशन पॉलिसीज़। तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी? एक था ज़मींदारी सिस्टम, रियायतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। ये कौन कौन से एरियाज़ में इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें इस जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, इसमें था क्या, किस तरह से टैक्सेस लेते थे पेजेंट्स से, तो वो हम सब पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या है, ये 1793 में इस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया, इसे ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं, तो इसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। तो ये रिकमेंड किसने किया था? जॉन शोर ने। इसके बाद इसमें था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 11 में से 10 पार्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी टैक्स। उसमें से 11 में से 1 पार्ट जो है वो ज़मींदार के पास चला जाता था और पीजेंट्स को कुछ नहीं मिलता था। तो सभी जो मेन टैक्स जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रख लेती थी। इसमें क्या था, इंटरमीडिएटर था एक जो कि ज़मींदार था, और ये अबॉलिश कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सप्लॉइट कर रहे थे कल्टीवेटर्स को। जो पीजेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इस रीज़न से ये एबॉलिश हो गया। इसके बाद ये कौन कौन से एरियाज़ में था वो हमने यहाँ लिखा है। बंगाल में ये सिस्टम लाया गया, बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि रियायतवारी सिस्टम है। ये कहाँ कहाँ लाया गया? ये मद्रास में लाया गया, उसके बाद ये बॉम्बे में भी लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1820 में तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे थॉमस मुनरो। रिकमेंड किसने किया? चार्ल्स रीड ने। इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टैक्स लेती थी रियायत से, जो कि जिनके पास लैंड राइट होते थे, जो पीजेंट्स थे उनसे डायरेक्ट लेती थी, इसमें कोई इंटरमीडिएटर नहीं था। और किस तरह से ये टैक्स लेती थी? 50% जो है वो ड्राई लैंड पे लेती थी और 60% जो है वेट लैंड पे लेती थी टैक्स। इसके बाद जो लास्ट है महलवारी सिस्टम, ये सेंट्रल इंडिया में था, ये सेंट्रल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसमें था क्या, 1833 में जब ये इंट्रोड्यूस किया गया, इस वक्त यहाँ पे होल्ट मैकेंजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे। और ये जो रिव्यू जो है इसका किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। इसे मॉडिफाइड ज़मींदारी सिस्टम भी कहा गया। इसके बाद इसमें था क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
ये 50 to 60% जो है टैक्स लेती थी महल से, जो कि ग्रुप ऑफ विलेजेस थे। तो ये जो टैक्स है ये कलेक्ट कौन करता था? ज़मींदार्स, जो कि हेड थे महल के। महल जो है वो ग्रुप ऑफ विलेजेस है, इसके जो हेड थे वो ज़मींदार थे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कॉजेस हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रहे थे ये पॉलिसीज़ जो थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीजेंट्स की। हमने अभी देखा कि जो पीजेंट्स हैं उन्हें टैक्स पे करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतना जो टैक्स था वो पे नहीं कर पा रहे थे। जो मनी लेंडर से उधार लेते थे उसके बाद टैक्स पे करते थे, और उन पे जो उधार था वो इतना बढ़ चुका था कि मनी लेंडर जो है उनसे ज़मीन ले लेते थे। उसके बाद आर्टिसंस की बात करें। आर्टिसंस की अगर बात करें हम, तो आर्टिसंस जो हैं ये अपने कला से, आर्टिस्ट जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे, इन्हें एज अ गिफ्ट, एज अ तोहफा जो है इनसे इम्प्रेस होके इनको कुछ गिफ्ट देते थे, कुछ मनी देते थे, जिससे इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। और इसके अलावा जो आर्टिसंस थे वो मार्केटिंग भी करते थे, अपनी मार्केट में अपने जो उन्होंने प्रोडक्ट जो बनाते थे वो बेचकर कुछ पैसे जो हैं वो कमाते थे। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रिंसली स्टेट्स थी इन्हें इनेक्स कर दिया था, इन पे कब्ज़ा कर लिया था। तो ये आर्टिसंस को नहीं कर पाते थे पे। और दूसरा रीज़न क्या था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो प्रोडक्ट्स थे, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे, वो मार्केट में ज़्यादा सेल हो रही थी उनकी। तो ये भी एक रीज़न था कि जो इंडियन गुड्स थे, इंडियन प्रोडक्ट्स थे, इनकी मार्केटिंग कम हो रही थी। तो आर्टिसंस को इस तरह से ये इफ़ेक्ट कर रहा था। उसके बाद ट्रेडर्स को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा था? जो ब्रिटिश गुड्स थे इन पे लो टैरिफ पॉलिसी थी, और जो इंडियन गुड्स थे इन पे हाई टैरिफ्स थे। तो जिस तरह से क्या हुआ, जो इंपोर्ट था ब्रिटिश गुड्स का इंडिया में वो ज़्यादा हुआ करता था, जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करता था वो हो नहीं पाता था, क्योंकि उस पर काफ़ी टैक्सेस देने पड़ जाते थे और वो इंडियंस दे नहीं पाते थे। तो ये रीजंस थे कि किस तरह से अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को ये इनकी पॉलिसीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही थी। इसके अलावा ज़मींदार्स को तो वैसे भी कर रही थी, हमने अभी पढ़ा कि ज़मींदार जो है वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो भी ये चीज़ें जो हैं पॉलिसीज़ जो हैं ये इफ़ेक्ट कर रही थी इंडियंस को। इसके बाद हम देखेंगे सोशियो रिलीजियस पॉलिसी, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ तो इसमें क्या था? सबसे फर्स्ट कॉजेज़ जो था है वो है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं वो इंडिया में आई और वो फोर्स कन्वर्जन करवा रही थी इंडियंस की। तो ये भी इंडियंस को बड़ा खल रहा था कि हमारी कन्वर्जन हो रही है, हमारी जो रिलीजन है अपना वो नहीं चल रहा है। सती अबॉलिशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया। फिर विडो री मैरिज एक्ट जो है वो लाया गया 1856 में। वुमेन्स एजुकेशन जो है इस पे फोकस किया गया। उसके बाद टैक्स लगाए जाते थे टेम्पल्स पे और मॉस्क लैंड पे। ठीक है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लाया गया 1856 में। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट किया गया। तो ये सब रीजन से जो इंडियंस को नहीं पसंद आ रहे थे, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है 1857 रिवोल्ट का। हर सेक्शन, सोसाइटी की हर सेक्शन पे ये इफ़ेक्ट कर रहा था। तो इस तरह से ये कॉज बन गया रिवोल्ट का। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे? ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म पॉलिसीज़, ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी। सब्सिडरी अलाइंस, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसीज़ जो कि लाई थी लॉर्ड वेलेस्ले ने। इंडियंस जो थे इन्हें पे करनी पड़ती थी सब्सिडी टू ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस। किसके लिए पे करनी पड़ती थी? ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस के लिए। आर्मी भी उनकी थी और मेंटेनेंस के लिए इंडियंस को सब्सिडी पे करनी पड़ती थी, ये तो गलत था। उसके बाद जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे इन्होंने ये फर्स्ट बने सब्सिडरी अलाइंस ज्वाइन करने के लिए। तो इनका नाम ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन निज़ाम थे जो फर्स्ट निज़ाम थे वो जिन्होंने ज्वाइन किया सब्सिडरी अलाइंस। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि जो अडॉप्टेड सन है वो नेक्स्ट रूलर नहीं बन सकता।
ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स की 10 स्टेट्स, फर्स्ट की सतारा 1848 में, लास्ट की अवध 1856 में और झांसी 1854 में। ये आ गई हमारे पास पॉलिटिकल कॉजेज़। इसके बाद हमने वैसे भी पहले ही पढ़ लिया कि क्या इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट का। तो जो इंट्रोड्यूस हुआ ग्रीज्ड राइफल कार्ट्रिज इन इन्फेंट्री, तो ये इमीडिएट कॉज बन जाता है रिवोल्ट का। नो फॉरेन सर्विसेज अलाउंस, ठीक है, तो इस तरह से ये कॉजेज़ जो हैं ये हमारे ख़त्म होते हैं। हम देखेंगे मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, वहाँ पे जो लीडर्स थे वो, और सप्रेसर, जो ब्रिटिश सप्रेसर थे वो हम देखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले दिल्ली, तो दिल्ली में कौन लीडर था? बहादुर शाह और बख्त खान। जो बहादुर शाह थे वो मेन लीडर थे 1857 रिवोल्ट के, और जो बख्त खान थे वो मेन कमांडर थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सप्रेसर कौन थे? जॉन निकलसन, ठीक है। उसके बाद झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे ये मेन लीडर्स थे, और ह्यूज रॉस जो थे ये सप्रेसर थे यहाँ पे। लखनऊ में कौन था? हज़रत महल, और यहाँ पे जो सप्रेसर थे वो थे कॉलिन कैंपवेल। इसके बाद बात करें कानपुर की, कानपुर में नाना साहिब थे और तांत्या टोपे। कॉलिन कैंपवेल सप्रेसर थे। बिहार में कंवर सिंह, विलियम टेलर सप्रेसर थे। अवध में मौलवी अहमदुल्ला, और बरेली में खान बहादुर। इलाहाबाद में लियाकत अली, और सप्रेसर कौन थे? कॉलिन नील। तो ये सब जो एरियाज़ हैं ये मैप में हमने शो किए हैं। तो कौन कौन से एरियाज़ थे? दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर और झांसी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ फेलियर। तो पहला जो कॉज है वो है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का लैक होना। उसके बाद लैक ऑफ मिलिट्री स्किल्स, लैक ऑफ फाइनेंसेस एंड वेपनरीज, नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। तो ये पॉइंट्स थे जो कि कॉजेज़ हैं फेलियर के रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। और जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे रिवॉल्ट को, ये भी एक रीज़न था। उसके बाद फाइनेंसेस की कमी के कारण कि जो इंडियंस थे उनके पास पैसा नहीं था। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे। आफ्टर द रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के बाद क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, जिसने एंड कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, और यहाँ से स्टार्ट हुआ रूल ऑफ इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ठीक है। उसके बाद अ वाइसरॉय वाज अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, ठीक है। अब ये क्या था कि इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था ये एंड कर जाता है, और ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है इंडिया का रूल आ जाता है। और अब क्या हुआ, एक वाइसरॉय अपॉइंट किया गया जो कि रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, इंडिया में जो रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये विदड्रॉ कर दिया गया। इंक्रीज ऑफ वाइट सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, मतलब आर्मी में जो है ये ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे ये इंक्रीज़ कर दिए गए। उसके बाद 15 मेंबर्ड इंडिया हाउस काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड विद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया टू बी द हेड। हेड कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को क्या होता है, क्वीन विक्टोरिया जो है ये प्रोक्लेमेशन इशू करती है, नाउन एज इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन, विच एंडेड द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब जो क्वीन विक्टोरिया थी 1 नवंबर को उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन में ये एंड कर दिया कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स की अब से नहीं होगी। और जो इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन है इसे कहा गया द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल। तो इस वक्त कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो ये जो इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन है, ये जो प्रोक्लेमेशन साइन हुआ था, ये प्रोक्लेमेशन हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए इसका नाम इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन रखा गया और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपल भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड होता है। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन देनी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।